साथियों, अखिलेश एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। हम आज आप सबको अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में बताएंगे। परीक्षा में पूछा जाता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप कैसा है, इसका आकार कैसा है। तो सबसे पहले आप चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए कि ये चित्र कैसा है। चित्र कैसा है, इस चित्र को देखने के बाद आप स्वयं अनुमान लगाइए कि अंटार्कटिका महाद्वीप का आकार कैसा है। तो आप देख लिए हैं, इसका आकार आप देख रहे हैं प्याज के आकार का है। जैसे कि प्याज ए हो गया और ए इसकी जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, जहाँ से वो अंकुरित होता है, ये पत्तियाँ वाला भाग, तो ये प्याज का आकार है। इसको ध्यान रखिएगा कि अंटार्कटिका महाद्वीप का आकार कैसा है, प्याज के आकार का है। अब इसके बाद इसकी स्थिति और इसका विस्तार भी देख लीजिए, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। इसके बाद तब हम इसके बारे में आपको बताएंगे। राइट साइड में अंटार्कटिका महाद्वीप के राइट साइड में हिंद महासागर है, और जब हिंद महासागर इधर है तो इसका मतलब इसी साइड में एशिया महाद्वीप भी होगा। ठीक, अब इस साइड में आप देखिए लिखा गया है अफ्रीका। तो ये अफ्रीका का दक्षिणी अफ्रीका का भाग थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दक्षिणी अफ्रीका का थोड़ा सा भाग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसके लेफ्ट साइड आने पे, पश्चिमी साइड पे आने पे, और यहाँ पे थोड़ा सा भाग आप देख रहे हैं दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणी भाग। दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणी भाग यानी कि जहाँ पे अर्जेंटीना और चिली है, वो वाला भाग यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो दक्षिणी अमेरिका से लेकर के अफ्रीका के बीच में अटलांटिक महासागर है। दक्षिणी अमेरिका से लेकर के अफ्रीका महाद्वीप के बीच में अटलांटिक महासागर है। ठीक, अब अटलांटिक महासागर हो गया। अब यहाँ से आइए दक्षिणी अमेरिका से लेकर के एशिया महाद्वीप तक प्रशांत महासागर है। ये प्रशांत महासागर लिखा गया है। प्रशांत महासागर यहाँ से शुरू होता है, अंटार्कटिका के आधे भाग पर प्रशांत महासागर है। यहाँ से शुरू हो रहा है, देखिए प्रशांत महासागर, यहाँ से यहाँ तक ये सब प्रशांत महासागर है। अब इधर एशिया महाद्वीप हो गया, और एशिया महाद्वीप उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में ये सब प्रशांत महासागर है। और जैसा कि हम बताए हैं कि जितनी भी ज्वालामुखी फटती हैं सब प्रशांत महासागर के किनारों पे या प्रशांत महासागर के तलों पर ही ज्वालामुखी फटता है। सबसे ज़्यादा लगभग 500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं जो प्रशांत महासागर के तटों पर हैं। तो आइए हम आगे बात करते हैं अब इस चित्र पर, यानी कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप है इस पे बात करेंगे कि अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में जो हमें बताना है। तो यहाँ से देखिए, शुरू कीजिए। ये लिखा गया है वेडेल सागर। वेडेल सागर अटलांटिक महासागर के नीचे वेडेल सागर है। वेडेल सागर, और वेडेल सागर के नीचे आप देख रहे हैं कि छोटा छोटा इस प्रकार के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। इसके बारे में हम बता रहे हैं अभी। अब यहाँ वाला ये भाग देखिए जो प्याज के आकार का होता हुआ, जहाँ से प्याज अंकुरित होता है, ये जो पौधा बनता है, यहाँ वाला भाग देखिए, इसे हम कहते हैं पामर का प्रायद्वीप। ये पामर का प्रायद्वीप है। पामर का प्रायद्वीप कहिए या इसे अंटार्कटिक प्रायद्वीप कहिए। इस प्रायद्वीप कहा जाता है। क्यों प्रायद्वीप कहा जा रहा है? क्योंकि इसकी देख रहे हैं इधर भी सागर है, इधर भी सागर है, इधर भी सागर है। तो प्रायद्वीप उसे कहते हैं कि जिस द्वीप के 3 तरफ पानी से घिरा हो और एक तरफ स्थल से जुड़ा हो। तो देख रहे हैं इधर से स्थल से जुड़ा है, 3 तरफ पानी से घिरा है, इसीलिए इसको प्रायद्वीप कहा गया है। तो ये अंटार्कटिक प्रायद्वीप कहा जाता है या पामर प्रायद्वीप कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब इस साइड में इधर से होते हुए इधर आइए, यहाँ पे देख रहे हैं फिर वही टुकड़ा दिखाई दे रहा है जिसे कहते हैं गेज आइस शेल्फ। गेज आइस शेल्फ। फिर यहाँ पे लिखा गया है रास आइस शेल्फ। फिर यहाँ पे देखिए ये रास सागर है। पहले हम साइड वाला ही भाग बता रहे हैं। यहाँ पे रास सागर है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं अरबुस शिखर है। अरबुस शिखर परीक्षा में पूछा गया था, जो अभी
जो पीसीएस की परीक्षा हुई थी उसमें प्रश्न आया था अरबुस शिखर किस पर्वत श्रेणी पर है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अरबुस शिखर, ये जो अरबुस शिखर है ये अरबुस पर्वत पर ही है, और अरबुस पर्वत पर ही ये एक ज्वालामुखी है। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ध्यान दीजिएगा, ये सक्रिय ज्वालामुखी है और पूरे महाद्वीप का, अंटार्कटिक महाद्वीप का एकलौता, अंटार्कटिक महाद्वीप का एकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिस महाद्वीप में सिर्फ एक ही ज्वालामुखी है, वो भी सक्रिय, सिर्फ एक है लेकिन सक्रिय है। तो सिर्फ अंटार्कटिक महाद्वीप में एक ज्वालामुखी है जिसे कहा जाता है अरबुस शिखर। ये अरबुस शिखर किस पर्वत श्रेणी पर है? अरबुस शिखर किस पर्वत श्रेणी पर है? तो आइए देखते हैं अरबुस जो ज्वालामुखी है और जो अरबुस शिखर है, पर्वत भी है, ये किस पर्वत श्रेणी पर है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये जो इस प्रकार से बनाया गया है, ये एक पर्वत श्रेणी है। पर्वत उसे कहते हैं जो छोटा सा टुकड़ा हो, जैसे इस प्रकार से है, इसे पर्वत कहते हैं। ये पर्वत है। अगर इसी प्रकार से जैसे ये लकीर खींची गई है, अगर इस प्रकार से अगर है तो इसे पर्वत श्रेणी कहते हैं। ये ये देख रहे हैं ट्रांस पर्वत श्रेणी है। इसे ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत श्रेणी भी कहते हैं, वैसे तो केवल ट्रांस पर्वत श्रेणी कहा जाता है। ये ट्रांस पर्वत श्रेणी यहाँ से होते हुए इस प्रकार से गुजरते हुए ऐसे धीरे छोटा यहाँ से तो आ रही है, लेकिन इधर पतला ये पर्वत हो जा रहा है। पर्वत ये पतला हो जा करके यहाँ मिल जा रहा है। इसमें किसमें मिल रहा है? ये पर्वत श्रेणी जो आपका जिसे ट्रांस पर्वत कहते हैं या ट्रांस पर्वत की श्रेणी कहते हैं, ये ट्रांस पर्वत की श्रेणी यहाँ से होते हुए ये यहाँ जो प्याज के आकार का दिखाई दे रहा है, जो पौधा उग रहा है, यहाँ पे आके मिल जाता है, जो होप की खाड़ी तक चला जाता है। होप की खाड़ी, ये होप की खाड़ी है, यहाँ पे इसे कहते हैं होप की खाड़ी। होप की खाड़ी तक ये पर्वत की श्रेणियाँ हैं, लेकिन ये बीच में टूटा फूटा है ये पर्वत श्रेणी। फिर आगे आइए कि किस पर्वत श्रेणी के द्वारा अंटार्कटिका महाद्वीप को दो भागों में बांटा गया है। किस पर्वत श्रेणी के द्वारा अंटार्कटिका महाद्वीप को दो भागों में बांटा गया है? ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप को किस पर्वत श्रेणी के द्वारा दो भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, वीडियो से बने रहिएगा। हम आपको बहुत इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको बताएंगे। और इसके पहले हम आपको ये बता दें कि सर्वप्रथम इस महाद्वीप पर कौन आया था। सर्वप्रथम इस महाद्वीप पर कौन आया था? आप जानते होंगे, परीक्षा में कई बार पूछा है। जैसे ज़्यादा करके लोग यही जानते हैं कि इस महाद्वीप पर, अंटार्कटिका महाद्वीप पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति रोनाल्ड एमंडसन है। रोनाल्ड एमंडसन ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि सर्वप्रथम कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इस महाद्वीप पर पहली बार कदम रखा था। ऐसा कौन सा व्यक्ति है, उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए और हम इसको आपको आगे बता रहे हैं। 14 जनवरी 1989 ईस्वी में, 14 जनवरी 1989 ईस्वी में कर्नल जितेंद्र कुमार बजाज ने इस ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर आकर के यहाँ पर झंडा फहराया था। ध्यान दीजिएगा, 14 जनवरी 1989 ईस्वी को कर्नल जितेंद्र कुमार बजाज ने दक्षिणी ध्रुव पर आकर के यहाँ झंडा फहराया था। इस ध्रुव पर परीक्षा में आया है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है, भारत का पहला व्यक्ति जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर जाकर के झंडा फहराया हो। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा व्यक्ति है कर्नल जितेंद्र कुमार बजाज। ये यहाँ पर आकर के झंडा फहराए थे। अब आगे हम बता रहे हैं कि ये जो महाद्वीप है जिसे अंटार्कटिका महाद्वीप कहा जाता है, इस महाद्वीप पर
कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है, यानी कि ये बिना, माने कि न जीव है न जंतु हैं, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी नहीं हैं। अगर पेड़ पौधे हैं तो कुछ भाग पर ही है, बाकी नहीं। बाकी हर जगह पूरा सफ़ेद, यानी कि श्वेत श्वेत बर्फ के समान आपको दिखाई देगा, एकदम सफ़ेद सफ़ेद। यानी कि ये दक्षिणी इसे महाद्वीप कहा जाता है, यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँचता है, सूरज की रोशनी यहाँ पे नहीं पहुँचता है। इसीलिए क्या होता है, ये जितना भी सागर इसके चारों तरफ दक्षिणी सागर या अंटार्कटिक सागर से चारों तरफ घिरा हुआ है। और ये सागर जो हैं इतना ज़्यादा ठंडा है, इसीलिए इसको ठंडा महाद्वीप भी कहा जाता है। इतना ज़्यादा ये सागर ठंडा है कि उस सागर के ऊपर आप टहल सकते हैं। उस सागर के ऊपर, माने कि दक्षिणी सागर, ये दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी सागर पर आप टहल सकते हैं। कैसे टहल सकते हैं? जब सूर्य उत्तरायण उगते हैं, जब सूर्य उत्तरायण उगते हैं तब यहाँ पे 6 महीने की रात होती है, तब 6 महीने की रात होती है। जब सूर्य दक्षिणायन उगते हैं तब यहाँ पे 6 महीने तक क्या होता है, दिन होता है। ऐसा दिन नहीं जैसे आपके यहाँ है, दिन ऐसा कि जैसे अपने यहाँ सुबह शाम भोर होता है, उस प्रकार का दिन होता है। तो इस कारण जब 6 महीने तक यहाँ पे रात होती है तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो जाता है। यहाँ पे पशु पक्षी तो बात ही छोड़िए, पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं, पेड़ पौधे तक नहीं पाए जाते हैं। कुछ पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं वो हम आपको बताने चल रहे हैं। तो इसके पहले आइए यहाँ पर कि जो हम बताने चल रहे थे कि किसके द्वारा ये महाद्वीप 2 भागों में विभाजित है। तो आइए देखते हैं, ये पर्वत श्रेणी है, ये इस प्रकार की जो बनी हुई है ये पर्वत श्रेणी है। ये कौन सी पर्वत श्रेणी है? क्वीनमार्ड ये पर्वत श्रेणी है। और क्वीनमार्ड पर्वत श्रेणी के द्वारा अंटार्कटिक महाद्वीप 2 भागों में बटा है, 2 भागों में बटा है, जिसे इधर वाले को ईस्ट अंटार्कटिका और इस साइड वाले को वेस्ट अंटार्कटिका महाद्वीप कहते हैं। इधर वाला पूर्व अंटार्कटिका, इधर वाला पश्चिम अंटार्कटिका के नाम से जाना जाता है। और किसके द्वारा 2 भागों में बटा है? क्वीनमार्ड पर्वत श्रेणी के द्वारा ये 2 भागों में बटा हुआ है। अब इसी पर्वत श्रेणी के बगल में ये देख रहे हैं, एक झील है, एक यहाँ पे एक झील है। इस झील को बोस्टक झील के नाम से जाना जाता है, बोस्टक झील के नाम से इसे जाना जाता है। फिर इस पर्वत की श्रेणी, एक क्वीनमार्ड पर्वत श्रेणी आकर के ट्रांस पर्वत श्रेणी में आके मिलती है, ट्रांस पर्वत श्रेणी में आकर के मिल जाती है। और जब क्वीनमार्ड और ट्रांस पर्वत श्रेणी में जहाँ पे मिलती है, यहाँ पे बहुत घाटी है, यहाँ पे घाटियाँ हैं, घाटियाँ बहुत गहरी गहरी घाटियाँ हैं। तो यहाँ पे पहली घाटी है जिसे टेलर घाटी कहा जाता है, फर्स्ट टेलर घाटी। दूसरा क्रम से ही याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, पहला टेलर घाटी, दूसरा विक्टोरिया घाटी, तीसरा राइट घाटी। 3 घाटियाँ पाई जाती हैं कहाँ पे? जहाँ क्वीनमार्ड और ट्रांस पर्वत जहाँ पे मिलते हैं वहीं पर ये 3 प्रकार की घाटियाँ पाई जाती हैं। ये घाटियाँ बहुत गहरी हैं, ये घाटियाँ बहुत गहरी हैं, जिसे कहते हैं टेलर घाटी, विक्टोरिया घाटी, राइट घाटी। देख रहे हैं यहाँ पे अगारे केप, आप देख रहे हैं अगारे केप, अगारे केप यहाँ पे है, यानी कि अगारे केप इसका लास्ट बिंदु है, अंटार्कटिका महाद्वीप का लास्ट बिंदु है अगारे केप। इसके बाद इसकी सीमा समाप्त हो जाती है, इसकी सीमा समाप्त हो जाती है, फिर शुरू हो जाता है अंटार्कटिक सागर या दक्षिणी सागर, यहाँ से शुरू हो जाता है। ये अगारे केप है, ध्यान दीजिएगा। अगर पूछा जाए अगारे केप किस महाद्वीप में पड़ता है तो अगारे केप अंटार्कटिक महाद्वीप में पड़ता है। फिर आइए इसके बाद इधर बताते हैं रास सागर। ये रास सागर, ये पूरा भाग रास सागर है। और रास सागर के बगल में ही यहाँ पे अरबुस शिखर, ये अरबुस शिखर है, देख रहे हैं ये अरबुस शिखर है। इसी अरबुस शिखर पर
अर्बुस ज्वालामुखी है, और जो सक्रिय ज्वालामुखी है इसमें से हमेशा लावा निकलता रहता है, हमेशा इसमें से लावा निकलता रहता है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं रास आइस शेल्फ और गेज आइस शेल्फ और रोज आइस शेल्फ। रोज नहीं है, तो ये आइस शेल्फ क्या होता है, आइस शेल्फ क्या होता है? तो अगर आप जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बता रहे हैं उदाहरण के तौर पर कि ये आइस शेल्फ क्या है। जब आप जानते हैं कि इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, श्वेत महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है, और सूर्य की रोशनी नहीं पड़ता है, जब सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है तो यहाँ पे हमेशा ठंड रहता है, और जब ठंड रहता है तो यहाँ पे बर्फबारी होती है, हमेशा बर्फ पड़ता रहता है, और ये सब जितना ये महाद्वीप है सब हमेशा सफ़ेद दिखाई देता है, इतना ज़्यादा बर्फ इसके ऊपर पड़ा रहता है, ये सब सफ़ेद दिखाई देता है। और जब सफ़ेद दिखाई देता है तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, श्वेत महाद्वीप के नाम से इसे जाना जाता है। और जब पूरा बर्फ ही बर्फ जमा है तो जहाँ जहाँ पर सागर हैं, सागर ये देख रहे हैं, बेडल सागर है तो यहाँ पे रोन आइस है, यहाँ पे सागर है तो यहाँ पे गेज आइस है, यहाँ पे सागर है तो यहाँ पे रास आइस शेल्फ है। तो जहाँ जहाँ पर सागर हैं इस द्वीप के बगल में तटों पर, तो उसे आइस शेल्फ कहा जाता है। लेकिन आइस शेल्फ है क्या? अब देखिए, ये मान लीजिए उदाहरण के तौर पर ये पानी है, ये आर्कटिक सागर आप जानते हैं उत्तरी ध्रुव के पास में है, अंटार्कटिक सागर जो है दक्षिणी ध्रुव में है। तो ये अंटार्कटिक महाद्वीप के पास में है, यानी कि इसके चारों तरफ क्या है, अंटार्कटिक सागर या दक्षिणी सागर है। तो ये मान लीजिए अंटार्कटिक सागर है, अंटार्कटिक सागर है, और इतनी ठंडी के कारण ये ऊपर वाला भाग जो है ये जम गया, ऊपर वाला भाग जम गया, देख रहे हैं, और नीचे पानी है, नीचे पानी है, ऊपर वाला पानी जम गया है। और ऊपर वाला जब पानी जम गया है फिर आगे पानी है, फिर इस प्रकार से पानी है, फिर यहाँ से दूसरा टुकड़ा यहाँ पर जम गया है। और जब ये जम जाता है, जब ये ऊपर वाला भाग जम जाता है तो ये पानी के ऊपर तैरता है, ये पानी के ऊपर तैरता है, और जब तैरता है तो ऐसे इस प्रकार से लहरें उत्पन्न होती हैं ये, और जब ये लहरें उत्पन्न होती हैं तो एक दूसरे से टकराती भी हैं, ये आइस शेल्फ दूसरे आइस शेल्फ से टकराती हैं तो उससे क्या होता है कि यहाँ पे कंपन होता है, और कंपन होता है जैसे कि लहरें आती है, सुनामी लहरें आती हैं। लेकिन ये लहरें सुनामी ऊपर नहीं आती हैं, ये सुनामी लहर ये सागर के अंदर होती है। क्यों? क्योंकि सागर के ऊपर तो बर्फ जमा है, सागर के ऊपर बर्फ जमा है, और ये बर्फ जमा हुआ है और ऊपर तैरता है, ऊपर ये पानी के ऊपर बर्फ जमा है। जब पानी के ऊपर बर्फ जमा है तो ये तैरता है, तैरता हुआ इधर से उधर, यानी कि अभी थोड़ी देर में यहाँ जैसे एक गांव जैसा बसा हुआ है, थोड़ी देर के बाद एक गांव यहाँ चला जाएगा, थोड़ी देर के बाद एक गांव यहाँ चला जाएगा, इस प्रकार से गांव के हिसाब से ये आइस शेल्फ टहलता रहता है। तो इसे कहते हैं आइस शेल्फ। अब आगे आइए, हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। क्वीन मार्ट आप देख लिए हैं। क्वीन मार्ट के बगल में ये जो पर्वत श्रेणी है, इसके बगल में सबसे ऊपर साइड में यहाँ पे ये बिंदु देख रहे हैं, भारत ने यहाँ पर सबसे पहले अपना शोध केंद्र यहाँ पे बनाया था। सबसे पहले शोध केंद्र अपना भारत यहाँ पे बनाया था। कौन सा? दक्षिणी गंगोत्री भारत ने यहाँ पे बनाया था, जिसे दक्षिणी गंगोत्री भारत ने यहाँ पर सर्वप्रथम यहाँ पे अपना दक्षिणी गंगोत्री एक शोध केंद्र बनाया। ये शोध केंद्र जहाँ पे बनाया ये कुछ दिन तक ही चला। यहाँ पे सभी देश के लोग, जितने भी महाद्वीप हैं, जितने लोग यहाँ पे अंटार्कटिक महाद्वीप से संधि किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं, उतने लोग इस महाद्वीप पर आकर के अपना अपना परीक्षण केंद्र बनाए हुए हैं। भारत भी यहाँ पर आकर के अपने साइड में, भारत वाला साइड ये है, हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर के आगे एशिया महाद्वीप है। जो एशिया महाद्वीप है तो एशिया महाद्वीप अपने सामने वाले भाग पर अपना शोध केंद्र बनाया हुआ है। इसी प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप अपने सामने अपना
शोध केंद्र बनाया हुआ है, अमेरिका अपने सामने अपना शोध केंद्र बनाया हुआ है। तो जितने महाद्वीप हैं अपने सामने वाले भाग पर अपना अपना जो परीक्षण केंद्र बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे पहला बना, फिर ये नष्ट हो गया, ये नष्ट हो गया, ज़्यादा बर्फबारी हुई और इतना ज़्यादा बर्फ पड़ा कि ये 10 मीटर बर्फ के नीचे दब गया। आज भी 10 मीटर बर्फ के नीचे दबा हुआ है। फिर दूसरा 1989 ईस्वी में भारत ने यहाँ पर उसके थोड़ा सा और दूरी पर, उसके थोड़ा सा दक्षिणी साइड और पूर्वी साइड में यहाँ पर एक मैत्री शोध केंद्र बनाया। ये मैत्री नामक शोध केंद्र यहाँ पर एक बनाया, ये सफल हुआ, ये शोध केंद्र सफल हो गया, तो मैत्री बन गया। फिर इसके बाद कुछ दिन के बाद यानी कि 2004 ईस्वी में फिर भारत ने यहाँ पर एक शोध केंद्र बनाया। यहाँ माने उससे हटके यहाँ पे बनाया, क्योंकि यहाँ बनाने का कारण ये था कि यहाँ बोस्टन झील भी इधर ही था। तो यहाँ पर इन्होंने एक तीसरा 2004 से बनाना शुरू किया। तो यहाँ पे एक शोध केंद्र, भारतीय शोध केंद्र भारत ने यहाँ पर स्थापित कर दिए। भारतीय शोध केंद्र, ध्यान रखिएगा, भारतीय शोध केंद्र भारत ने यहाँ पे एक स्थापित कर दिया। तो इसके बाद जो इसे कहते हैं दक्षिणी, क्या कहते हैं, ये दक्षिणी ध्रुव के पास है, तो इसे अंटार्कटिका महाद्वीप कहते हैं। और दक्षिणी ध्रुव कहाँ पे है, ये देख रहे हैं, दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव। और दक्षिणी ध्रुव के चारों तरफ अंटार्कटिका महाद्वीप है। देख लीजिए, अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ पे है, इस ध्रुव के चारों तरफ है। और आप जानते हैं जितनी भी अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं, सब अक्षांश रेखाएं कैसी हैं, वृत्ताकार हैं। तो ये जो है अक्षांश रेखा है, ये देख रहे हैं, ये अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखाएं हमेशा वृत्ताकार में होती हैं और देशांतर रेखाएं वृत्ताकार नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि वो निकलती एक जगह से हैं और फिर जाकर के उसी जगह पे दूसरे छोर पे जाके मिल जाती हैं। तो ये दक्षिणी ध्रुव है। दक्षिणी ध्रुव पर अब ये देखिए, दक्षिणी ध्रुव के ऊपर यहाँ से ऊपर की तरफ जो रेखा जा रही है, इसे कहते हैं प्रधान देशांतर रेखा। इसे क्या कहते हैं, प्रधान देशांतर रेखा। जगह कम है इसीलिए जगह जगह लिख दे रहे हैं। प्रधान देशांतर रेखा इसको कहते हैं। यहाँ से यहाँ इसको प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं। और प्रधान देशांतर रेखा से फिर अगले बिंदु तक पहुँचने में कितना, माने कि देशांतर रेखा खींचा जाएगा, 180 देशांतर रेखा। देख लीजिए, 180 देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी। यहाँ से फिर पीछे से आएंगे, पीछे से आकर के इसके ठीक पीछे जाएंगे। तो कहाँ पर पीछे आएंगी, यहाँ पर, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, तो साइड में ही लिख देते हैं तिथि रेखा। इसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब एक साइड 180 देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान देशांतर रेखा। उसके ठीक पीछे वाले भाग को क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ये भी 180 डिग्री देशांतर रेखा है। तो दोनों मिला करके 18 दूनी 36, 360। आप जानते हैं हमारे ग्लोब पर कितनी रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं, 360 देशांतर रेखाएं हैं। तो ये देख रहे हैं, तो ये मुख्य केंद्र है, माने दक्षिणी ध्रुव है, ग्लोब का दक्षिणी ध्रुव है। और इसी ध्रुव के चारों तरफ अंटार्कटिका महाद्वीप है और अंटार्कटिका महाद्वीप के किनारे किनारे दक्षिणी सागर है। तो ये आप देख रहे हैं। अब हम आपको आगे बताएंगे कि जैसे इस द्वीप पर जैसे कि
इस महाद्वीप को चारों तरफ से दक्षिणी महासागर के द्वारा घेरा गया है, इसीलिए इसे ठंडा महासागर कहते हैं, इसीलिए इसको ठंडा महासागर कहते हैं। और इसका जो ऊपर का जल होता है, इस सागर के ऊपर का, यानी कि 10-12 फीट तक, 10-12 फीट ऊपर तक का जो भाग होता है, गर्मी के समय में 40 सेंटीग्रेड तक माने पहुंच जाता है। इससे कम नहीं होता है, ज़्यादा होता जाएगा लेकिन इससे कम नहीं होगा। तो 40 सेंटीग्रेड तक इसका तापमान गर्मी के समय में पहुंचता है। ऊपर का, नीचे वाला तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो इस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप या वीरान महाद्वीप भी कहते हैं। अब आइए इस बात पर कि वीरान महाद्वीप क्यों कहते हैं। वीरान महाद्वीप इसे इसलिए कहते हैं कि इस महाद्वीप के ऊपर अस्थायी रूप से निवास करने वाला कोई नहीं है। अस्थायी रूप से निवास करने वाला इस महाद्वीप पर कोई नहीं है। अब आगे हम आपको बताएंगे कि परीक्षा में ये भी पूछता है कि भारतीय जो अनुसंधान केंद्र बना है भारत का, ये किस पर्वत के ऊपर है। तो ध्यान दीजिएगा, ये लार्समन हिल के ऊपर है। लार्समन हिल, ये देख रहे हैं, ये लार्समन हिल के ऊपर है। तो भारत का तीसरा अनुसंधान कहाँ पे है? लार्समन हिल के ऊपर बना है। और जो ये आप देख रहे हैं जिसे क्वीन मार्ड कहते हैं, क्वीन मार्ड के द्वारा अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी और एकलौता ज्वालामुखी जिसे हम एर्बुस शिखर कहते हैं। और ये प्रायद्वीप आप देख रहे हैं जिसे पामर प्रायद्वीप कहा जाता है या अंटार्कटिक प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। और इसे पाल्मर प्रायद्वीप भी कहते हैं, पाल्मर प्रायद्वीप भी कहते हैं। और भूभाग, ये जो भूभाग है जो बर्फ से चारों तरफ ढका रहता है, और ज़्यादा ढका होने के कारण यहाँ पे पेड़ पौधे ये ऐसा चीज़ें यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। लेकिन सिर्फ एक जगह ऐसा है जहाँ पे कुछ पेड़ पौधे पाए जाते हैं। कौन सा जगह है? जिसे हम कहते हैं पामर प्रायद्वीप। सिर्फ यही जगह है कि जो कुछ माने कि ठंडे बर्फों से सुरक्षित है, ठंडे बर्फों से सुरक्षित है। यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में बर्फ नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? वो भी बहुत हरियाले वाले पौधे नहीं, यहाँ पे कवक, शैवाल, मांस ऐसे यहाँ पे पौधे पाए जाते हैं। अब हम आपको इसे ये भी बता दें कि ये महाद्वीप सभी महाद्वीपों को जानकारी प्रदान करता है। ये महाद्वीप सभी महाद्वीप को, ध्यान दीजिएगा, ये महाद्वीप सभी महाद्वीपों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इसीलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप इसको कहते हैं। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं, तो विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप को कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। फिर 1959 ईस्वी में 1959 ईस्वी से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1959 ईस्वी से यहाँ के सलाहकार सदस्य और 1985 ईस्वी में समुद्री जैव संसाधन संरक्षण का सदस्य भी भारत देश बना। पहली बार कब बना? 1959 ईस्वी में। भारत देश 1959 ईस्वी में यहाँ का क्या बना था? सदस्य बना था। फिर 1985 ईस्वी में यहाँ जैव संसाधन संरक्षण के यहाँ का सदस्य बन गया। फिर सितंबर 1986 ईस्वी में भारत आयोग पूर्ण रूप से यहाँ का स्थायी सदस्य बन गया। पूर्ण रूप से अस्थायी सदस्य बन गया। 1911 ईस्वी में नार्वे का व्यक्ति जिसे रोनाल्ड एमंडसन कहा जाता है, 1911 ईस्वी में इस ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कहा जाता है। क्यों? कि रोनाल्ड एमंडसन इस धरती के,
यानी कि इस महाद्वीप के केंद्र तक आए थे, यहाँ तक, इस केंद्र तक पहुँच गए थे। बाकी जितने भी लोग यहाँ पर आए, उसके पहले भी लोग आए थे, उसके पहले भी लोग आए थे, कि जैसे हम आपको अभी बताए थे कि इसके पहले भी लोग आए थे, लेकिन वो लोग यहाँ तक, इसके मुख्य केंद्र तक कोई नहीं पहुँचा, इसके मुख्य केंद्र तक कोई नहीं पहुँचा। जेम्स कुक 1773 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में जेम्स कुक प्रथम बार प्रयास किया था। जेम्स कुक प्रथम बार प्रयास किया था इस पर आने के लिए, लेकिन सिर्फ किनारे तक ही आकर के वापस चला गया, किनारे पर ही जाकर के वापस चला गया। अगर कहा जाए कि इस महाद्वीप पर प्रथम व्यक्ति, इस किनारे तक पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो जेम्स कुक हैं, जेम्स कुक हैं। फिर ये जब वापस चले गए, इनके वापस जाने के बाद फोबियन विलियम शासन 1820 ईस्वी में बोस्टक जहाज से यहाँ पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति, यानी कि बीच तक, इसके भूभाग पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति जिसे क्या कहा जाता है, फोबियन विलियम शासन। इन्होंने 1820 ईस्वी में इस महाद्वीप के ऊपर पहुँच गए और यहाँ पहुँच करके यहाँ का निरीक्षण किया। करने के बाद वापस गए। भारत के प्रथम अभियान की अगुवाई प्रोफेसर, ध्यान दीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए है कि ये परीक्षा में अभी आईएएस में पूछा गया था कि भारत की जो अनुसंधान केंद्र हैं, भारत के जो अनुसंधान केंद्र बने हैं, इस अनुसंधान केंद्र की अगुवाई कौन किए थे। तो ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी तीनों शोध केंद्र बने हैं, तीनों शोध केंद्र के, यानी कि इसके प्रथम अगुवाई जिसे कहा जाता है प्रोफेसर सैयद जहूर कासिम इनका नाम है। इन्होंने 2000, यानी कि इनका 20 अक्टूबर 2013 को इनकी मृत्यु हो गई। 92 वर्ष के थे। ये अलीगढ़ में एक नई मत्स्य प्रयोगशाला बनाए हैं और इनका पूरा ध्येय था कि भारत के लिए इन्होंने विशेष योगदान दिया है कि इसकी अध्यक्षता, इनके अगुवाई में ये तीनों जो केंद्र बने हैं, इन्हीं की अगुवाई में बने हैं। तो दोस्तों, ये हमारा जो वीडियो था कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करेंगे तो हम अगले महाद्वीप के बारे में आपको बताएंगे कि अगला महाद्वीप में कहाँ पे, कैसे, क्या है, सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों।